हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस शेड्यूल में। पिछले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के स्रोत, शासक और अशोक के धम्म के बारे में पढ़ा है। आज जो हमारा पार्ट 2 है मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित है और आज हम जानेंगे कि मौर्य प्रशासन में इनकी व्यवस्थाएं कैसी थी, कौन कौन से अधिकारी किस किस पद पर काम कर रहे थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें ताकि ये जो वीडियो है बहुत सारे लोगों के पास पहुंच पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मौर्य प्रशासन की। मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन में सबसे पहला है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन जैसा भी हम लोग देख रहे हैं भारत है, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सारे राज्यों का जो है जो पावर है किसके पास है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वैसा ही मौर्य प्रशासन के समय ही ये सारी व्यवस्थाएं पहले से ही लागू थी। इनको इस चीज की जानकारी थी, इनको अनुभव था कि हम किस तरह से राज्य को चला सकते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन में जो मौर्य साम्राज्य के पास एक कुशल और केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था रही है। सम्राट या राजा सभी अधिकारों की सर्वोच्च शक्ति का स्रोत था। ठीक है, राजा को मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी जिसका नेतृत्व मंत्री परिषद अध्यक्ष ने किया था। और ये जो मंत्री परिषद था तो मंत्री परिषद में जो मंत्री रहे हैं या अध्यक्ष रहे हैं इनकी संख्या कितनी थी, 4 थी। तो मंत्री परिषद के सदस्यों में मंत्री और अध्यक्षों को जो शामिल किया गया उनमें 4 जो है क्या थे, सदस्य थे। पहला सदस्य था युवराज, पहला सदस्य युवराज। और युवराज कौन है, जो राजा का बेटा था वो उस मंत्री परिषद का सदस्य होता था। कौन होता था, पहला युवराज। दूसरा जो सदस्य था वो था पुरोहित। पुरोहित को हम किस नाम से जानते हैं, जो मुख्य पुजारी होते थे। ये उस मंत्री परिषद के दूसरे प्रमुख सदस्य थे। तीसरे सदस्य थे सेनापति, तीसरे सदस्य सेनापति थे और सेनापति जिसे हम सेनाध्यक्ष के नाम से जानते हैं। चौथे सदस्य थे अमात्य। अमात्य उन्हें कहा गया जो क्या थे यहाँ पर, सिविल सेवक। जो सिविल सेवक या कुछ अन्य मंत्री रहे हैं इनकी प्रशासनिक और न्यायिक भूमिकाएं थी। तो 4 जो है मंत्री परिषद में सदस्यों को बांटा गया था। पहला है युवराज, दूसरा है पुरोहित, तीसरा है सेनापति और चौथा है अमात्य। ठीक है, युवराज, पुरोहिता, सेनापति और अमात्य। केंद्रीय प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी रहे हैं। तो केंद्रीय प्रशासन में जो महत्वपूर्ण अधिकारी हुए उनमें पहले थे तीर्थ। महत्वपूर्ण अधिकारियों की अगर हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण अधिकारियों में पहले नंबर पे आते हैं तीर्थ। ये मौर्य प्रशासन की बात हो रही है, मौर्य साम्राज्य में जिन अधिकारियों को जो नाम दिया गया है इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले आए तीर्थ। तीर्थ प्रशासन में उच्चतम श्रेणी के अधिकारी थे और इनकी जो कुल संख्या थी वो 18 थी। ठीक है, ये सबसे उच्च श्रेणी के क्या थे, अधिकारी थे और इनकी संख्या 18 थी। दूसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण अधिकारियों में दूसरे नंबर पे अध्यक्ष थे। तीर्थों के बाद दूसरे स्थान पर रहे, इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या 20 थी। याद रखिएगा एमपीपीएससी और यूपीएससी में जो मेंस का एग्जाम होता है तो केंद्रीय प्रशासन के बारे में अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से अधिकारी हुए तो आप उसको डिटेल में से लिख सकते हो। तो पहला तीर्थ, दूसरा अध्यक्ष, इनकी संख्या 20 थी। इनके पास आर्थिक और सैन्य कार्य होते थे। एक सचिवालय में अध्यक्षों को बनाया गया था जिसमें कई विभागों में विभाजित किया गया था। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में वाणिज्य विभाग, भंडार गृह, सोना, जहाज, कृषि, गाय, घोड़े, शहर, रथ, टकसाल, पैदल सेना और सभी के लिए क्या किया था, कई अध्यक्षों का जो है चुनाव किया गया था। इस अर्थशास्त्र में इन अध्यक्षों के और इन जो क्या बोलते हैं ये जो विभाग हैं, विभागों के बारे में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसके बाद तीसरे हैं महामत्त। महामत्त, ये जो महामत्त होते थे तो महामत्तों का जो है उच्च रैंकिंग अधिकारी कहलाए।
महामंत्री क्या कहलाए? उच्च रैंकिंग अधिकारी कहलाए। इसके बाद अगले हैं प्रादेशिका। प्रादेशिका प्रादेशिका की अगर बात करें तो प्रादेशिका जिला प्रशासक के रूप में कार्य करते थे। ये जिला प्रशासक थे, जिला का जो है प्रशासन संभालते थे। इसके बाद अगला है युक्ता। जो अगले अधिकारी हुए इन्हें युक्ता के नाम से जाना गया। यह साम्राज्य के राजस्व के लिए जिम्मेदार एक अधीनस्थ अधिकारी होते थे। अगला है रज्जुका। रज्जुका जो अधिकारी रहे हैं तो ये भूमि माप हो गया, सीमा निर्धारण के क्या थे? ये प्रभारी अधिकारी थे और इन्हें भू राजस्व का प्रमुख बनाया गया था। टकसाल की ये क्या थे? ये अधीक्षक भी रहे हैं। तो रज्जुका का जो है भूमि माप, सीमा निर्धारण, भू राजस्व का प्रमुख और टकसाल के अधीक्षक के रूप में जो है जाना गया। ये सभी कार्य जो है रज्जुका संभालते थे। फिर है समस्त अध्यक्ष। समस्त अध्यक्ष, समस्त अध्यक्ष का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे अध्यक्ष। समस्त अध्यक्ष नाम दिया गया जो बाजार, जैसे मंडी इंस्पेक्टर होते हैं, तो बाजार के अधीक्षक को क्या कहा गया? समस्त अध्यक्ष कहा गया। इसके बाद अगले हैं समहर्ता। समहर्ता, समहर्ता किसे कहा गया? तो वह राज्य के विभिन्न हिस्सों से राजस्व के संग्रह के प्रभारी थे और अचपतल अध्यक्ष मतलब महालेखाकार के कार्यों की देख रेख करके आय और व्यय की देखभाल करते थे। तो समहर्ता का काम क्या था? आय और व्यय की देखभाल करना। इसके अंदर में महालेखाकार के अंदर में, जिसे हम अचपतल अध्यक्ष मौर्य साम्राज्य के समय में कहा जाता था। तो ये काम कौन करता था? समहर्ता करते थे, जो कि सभी विभिन्न राज्यों के हिस्सों के जो भी राजस्व है, राजस्व संग्रह हुआ है, उसकी देख रेख करना, आय और व्यय की जांच गणना करना, इसका काम होता था, समहर्ता का काम होता था। इसके बाद अगले अधिकारी हुए सन्निधाता। सन्निधाता, सन्निधाता जो है मुख्य खजांची होते थे, जो मुख्य खजाने की देख रेख करना, गणना करना, ये जो काम होता था वो सन्निधाता का होता था। इसके बाद अगले जो अधिकारी थे इनका नाम था व्यवहारिक। व्यवहारिक, व्यवहारिक का कार्य होता था, ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाने गए जो न्याय करते थे। इन्हें किस नाम से जाना गया? व्यवहारिक के नाम से जाना गया। इनका कार्य था न्याय करना। ये मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें मौर्य साम्राज्य में व्यवहारिक नाम से जाना गया है। अगले हैं लट्टू। अगले अधिकारी हैं लट्टू। लट्टू का काम था एक इकाई का लेखा जोखा करना। एक क्षेत्र का लेखा जोखा करने वाले अधिकारी को क्या कहा गया? लट्टू कहा गया। तो इस तरीके से जो है केंद्रीय प्रशासन बटा हुआ था, जिनमें तीर्थ, अध्यक्ष, महामत, प्रादेशिका, युक्ता, रज्जुका, समस्त अध्यक्ष, समहर्ता, सन्निधाता, व्यवहारिक और लट्टू, ये जो अधिकारी थे उनके अलग अलग विभागों में अलग अलग काम बटा हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे राज्य के सप्तंग सिद्धांत की। ये सप्तंग सिद्धांत है क्या? तो यहां पर हम हेडिंग डाल लेते हैं राज्य का सप्तंग सिद्धांत। राज्य का सप्तंग सिद्धांत, इसकी जानकारी जो मिली है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। राज्य के 7 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो प्राचीन हिंदू विचारकों द्वारा 7 पंक्तिबद्ध राज्य पर विचार किया गया। अर्थशास्त्र में पहली बार राज्य को 7 तत्वों से मिलाकर परिभाषित किया गया। उन्होंने राज्य के 7 प्रकृतियों या आवश्यक अंगों की गणना की। किस तरह से की? इसमें जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत में 7 तत्व मिलते हैं, तो पहला जो सबसे प्रमुख तत्व है वो है स्वामी। स्वामी अर्थात राजा। स्वामी। दूसरा था अमात्य। अमात्य जिसे हम मंत्री कहते हैं। तीसरा था जनपद, जैसे भूमि और लोग, ये क्या हुए? इसके जो देख रेख करने वाले थे वो क्या था? जनपद था। चौथा जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है अर्थशास्त्र में वो है दुर्ग, जिसे हम किला कहते हैं। अगला है कोष, खजाना, दंड, सेना और मित्र सहयोगी।
तो इन सब चीजों से मिलकर के क्या बना, एक पूरा का पूरा राज्य बना। किससे? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र से मिलकर के राज्य के 7 क्या बनते हैं, तत्व बनते हैं। और इनसे राज्य जो है पूरी तरह से संभल करके, मतलब राज्य को चलाने के लिए इन लोगों का होना, इन चीजों का होना जरूरी था। जिनमें पहले थे स्वामी, स्वामी को राजा कहा गया। अमात्या, अमात्या जो मंत्री, मंत्री परिषद के बिना राज्य को संभालना मुश्किल था। जनपद अर्थात भूमि और लोगों का होना जरूरी है, उनकी देख रेख करना जरूरी है, तभी क्या होगा, राज्य की अर्थव्यवस्था डेवलप करते रहेगी। दुर्ग बनाने जरूरी थे युद्धों के लिए। कोष का कोषागार होना जरूरी था, जहां पे खजाने को संभाल के रखा जा सके। दंड अर्थात सेना, सेना का होना जरूरी था ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। और अंत में आता है जिसे हम मित्र कहते हैं। जैसे मित्र जो पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य होते थे, उनके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार बना करके चलना होता था, जिससे किसी भी संकट की घड़ी में ये हमारा सहयोग कर सके। तो यहाँ पर कौटिल्य जो चाणक्य थे, उन्होंने जो है ये विचार किया, दार्शनिकता दिखाई और इस तरीके से अपने राज्य को बेहतर चलाने के लिए इन सब चीजों का निर्माण उन्होंने किया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अध्यक्ष की। अध्यक्ष मतलब जो अर्थशास्त्र में बताया गया है, तो अर्थशास्त्र में 34 विभागों की जानकारी मिलती है और 34 विभाग के अलग अलग अध्यक्ष हुए। प्रमुख बात करें जैसे है पहला अक्षापतल। तो अक्षापतल जो अध्यक्ष थे वो लेखा जोखा विभाग के अधिकारी थे। जैसा कि हम थोड़े पहले पढ़ा, महालेखाकार कहलाए। तो अक्षापतल जो है ये कौन थे, लेखा जोखा विभाग के अधिकारी थे, अध्यक्ष थे। बंदगार जेल गृह के अधिकारी थे, जो जेल से संबंधित चीजों को जो है देख रेख करते थे। ध्युत जहां पे जुआ खेला जाता था, पैसा लगाया जाता था, वहां का अधिकारी था। गणिका जहां पे वेश्याएं काम करती थी, तो वेश्याओं को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी गणिका के पास थी। टंकशाल या लक्षणा जहां पर सिक्के बनाए जाते थे, जहां सिक्के बनाए जाते थे वहां पे अधिकारी की देख रेख करता था। लवण अर्थात जहां पे नमक का निर्माण किया गया, उसके अध्यक्ष का नाम लवण था। कृषि कार्य जहां हुआ तो उसका जो अधिकारी या अध्यक्ष कहलाया वो सीता कहलाया। बंदरगाह शहर का जो अधिकारी था उसे पतन कहा गया। मेट्रोलॉजिकल जो जिसे पोटवा के नाम से जाना गया। सीमा शुल्क का जो अधिकारी था, अध्यक्ष था, उसे शुल्क के नाम से जानते थे। ठीक है, तो सीमा शुल्क का जो अधिकारी था उसे शुल्क के नाम जाना गया। और आबकारी विभाग का जो अध्यक्ष था उसे सूरा के नाम से जाना गया। खनन का जो अधिकारी था, खदानों का जो अधिकारी था, उसे अकारा कहा गया। तो इस तरीके से अलग अलग विभागों के अलग अलग अध्यक्ष जो है चुने गए और उन अध्यक्षों के नाम मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा, यूपीएससी एमपीपीएससी मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर चीज आपको बता रहा हूं, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं छोड़ने वाला हूं। हर छोटी सी छोटी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि जो अशोक के शिलालेख में जिन अधिकारियों के बारे में बताया गया वो कौन कौन अधिकारी थे। तो पहले अधिकारी थे धम्म महामात्र। याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख में जो जानकारी मिलती है, तो पहली जो जानकारी है इनमें एक अधिकारी है धम्म महामात्र। इनका कार्य था धर्म का प्रचार करना। जो अशोक के धम्म थे उसका प्रचार प्रसार करने वाला अधिकारी धम्म महामात्र कहलाया। फिर है स्त्री अध्यक्ष। स्त्री अध्यक्ष, स्त्री अध्यक्ष कौन है? जो स्त्रियों के कल्याण के लिए काम करे उसे स्त्री अध्यक्ष या इथि हाजक महामात्र कहा गया। क्लियर है? स्त्री अध्यक्ष या क्या कहा गया है? इतिहाजक महामात्र। जो स्त्री कल्याण के लिए कार्य करते थे वो अधिकारी क्या कहलाए? स्त्री अध्यक्ष कहलाए। सीमावर्ती क्षेत्र का देखभाल करने वाला अंत महामात्र कहलाया। सीमावर्ती क्षेत्र का जो देख रेख किया उसे अंत महामात्र कहा जाता था। ये जो अध्यक्ष था उसे अंत महामात्र कहा जाता था। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने वाला जो अध्यक्ष था उसे प्रदेशिका कहा जाता था। प्रदेशिका कहा गया है। ठीक है, राजस्व और न्यायिक प्रशासन की देखभाल करने वाला, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, उसे रज्जुका कहा गया। रज्जुका कहा जाता था।
पशुधन, जो पशुओं के लिए देखभाल करता था, पशु संबंधी चीजों की जानकारी रखता था, उसे कहा गया वाच भूमिका। याद रखिएगा, उसे कहा गया वाच भूमिका। क्लियर है? जासूस या शाही संवाददाता, उसे कहा गया पुलिसन। जैसे हम पुलिस पढ़ते हैं तो ये शब्द जो वहीं से लिया गया, पुलिसन या पेट वेदिका कहा गया है। क्या कहा गया है? पुलिसन या पेट वेदिका। इस तरीके से जो है अशोक के शिलालेखों में ये जानकारी मिलती है कि अशोक के समय काल में कौन कौन से अधिकारी, उनका क्या कार्य होता था। आगे हम बात करेंगे इंडिका में, जो मेगिस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका, इसमें दो प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख है। कौन कौन से हैं? तो पहला है एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई किसके द्वारा लिखी गई इंडिका? इंडिका लिखी गई है मेगास्थनीज। इसका दूत था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यूनानी शासक था। ठीक है, तो इंडिका में दो अधिकारियों का उल्लेख किया गया। कब के? मौर्य साम्राज्य के, जिसको कहा गया एग्रोनोमोई, जो ग्रामीण प्रशासन का अधिकारी था। तो ग्रामीण इलाकों से संबंधित जितनी भी चीजें हुई वो एग्रोनोमोई के द्वारा देखी गई। ग्रामीण प्रशासन का अधिकारी वो कहलाया। दूसरा था एस्टिनोमोई। एस्टिनोमोई, एस्टिनोमोई कौन था? तो एक था ग्रामीण प्रशासन का अधिकारी और एस्टिनोमोई कौन था? शहरी प्रशासन अर्थात नगर परिषद का अधिकारी। तो इंडिका में मेगिस्थनीज जो लिखी है उसमें दो अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की। तो मौर्य साम्राज्य में 4 प्रांत विभाजित किए गए थे। कितने प्रांत विभाजित किए गए थे? 4 प्रांत। तो 4 प्रांत कौन कौन से थे ये अपन समझ लेते हैं। जो ये 4 प्रांत विभाजित किए गए थे उसमें अध्यक्षता राज्यपाल, कुमार या आर्यपुत्र करते थे। जो प्रांत आयोजित थे इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता था? राज्यपाल, कुमार या आर्यपुत्र। जो राजा के घनिष्ठ होंगे, राजा के पुत्र होंगे, राजा का दूसरा बेटा होगा, तीसरा बेटा होगा, या फिर कोई ऐसा सेनापति जो राजा का काफी भरोसेमंद होगा, उसका बेटा या वो खुद जो है इन प्रांतों का क्या बन सकता है? हेड बन सकता था। ठीक है, तो 4 प्रांतों में मौर्य के प्रांतीय प्रशासन को विभाजित किया गया था। तो हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की। तो पहला है उत्तर पथ। उत्तर पथ, उत्तर पथ की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। उत्तर पथ की राजधानी थी तक्षशिला। अगला है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी अर्थात आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दक्षिणापथ मतलब सुवर्णगिरी, आंध्र प्रदेश। तीसरा है अवंती पथ। अवंती पथ, और अवंती पथ की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। अवंती पथ की राजधानी उज्जैनी थी। और अगला है प्राच्य पथ। प्राच्य पथ, प्राच्य पथ मतलब दक्षिण की ओर और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, जहां पे कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग के आदेश लिखे गए। तो क्षेत्र का नाम है तोसाली, उड़ीसा। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। उत्तर पथ, दक्षिणापथ, अवंती पथ और प्राच्य पथ, जिसकी क्रमशः राजधानी आप देख रहे हैं तक्षशिला, सुवर्णगिरी, उज्जैन और तोसाली। सुवर्णगिरी आंध्र प्रदेश, तोसाली उड़ीसा। तो इस तरीके से जो मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय विभाजन हुआ था वो 4 प्रकार से हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन की। स्थानीय प्रशासन कैसा था? तो बात यह है कि प्रत्येक प्रांत को रज्जुका और प्रादेशिका के नेतृत्व में आहारा में विभाजित किया गया था। ये जो शब्द हैं ये सारे शब्द कब के हैं? मौर्य साम्राज्य के। तो ये आपको दिमाग में फिट करके रखना पड़ेगा कि मौर्य साम्राज्य के समय पे जो जगह था, स्थान था, गांव था, शहर था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो प्रांतों को रज्जुका और प्रादेशिका के नेतृत्व में
जहां पे अधिकारी हुए वो रज्जुका और प्रदेशिका हुए, और जिन क्षेत्रों में उन्होंने शासन किया है, देखरेख की है, उसे आहारा में विभाजित किया गया था। गांव जमीनी स्तर पर थे और इनका नेतृत्व राज्य द्वारा नियुक्त ग्रामणियों द्वारा किया जाता था, जिसमें गांव के कुछ ऐसे प्रमुखों को नियुक्त किया गया था, और नियुक्त करने वाला कौन था? राज्य था। और ग्रामणियों को ग्राम प्रधा, जो गांव के बुजुर्ग रहे हैं, और ग्रामिका, जिसे ग्राम पार्षद बोला गया, इनके द्वारा की गई सहायता प्रदान की गई। क्लियर है? तो ग्रामणियों में ग्राम प्रधा और ग्रामिका द्वारा क्या की गई है? ग्रामणियों को सहायता प्रदान की। जो गांव के बुजुर्ग होते थे, ग्राम के पार्षद होते थे, जो राज्य द्वारा नियुक्त ग्रामणी थे, उनकी ये सहायता करते थे। जिस तरह से मंत्री परिषद राजा की सहायता करता था, इसी तरह से ये जो ग्राम प्रधा और ग्रामिका थे, ये ग्रामणियों की सहायता करते थे। ठीक है, अब इनके हम प्रमुखों की बात करें कि जो ये स्थानीय प्रशासन रहा है, इसके अधिकारी कौन कौन थे? तो ये जो ग्रामणी थे, ग्रामणियों को किन किन पदों पे बैठाया गया था? तो सबसे पहला है संगराना। ठीक है, नंबर 1 संगराना। ये जो अधिकारी है, ये ग्राम का अधिकारी है, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के अधिकारी है। तो संगराना जो था, इसके अंडर में 10 गांव आते थे। 10 गांव इसके पास थे, 10 गांव का एक समूह था। एक संगराना का प्रमुख क्या कहलाया? गोपा कहलाया। ठीक है, तो स्थानीय प्रशासन जो है संगराना में बटा, तो संगराना जो है 10 गांवों का एक समूह कहलाया, और ये जो संगराना का जो प्रमुख होता था, इसे किस नाम से जाना गया? गोपा। ठीक है, तो स्थान का नाम क्या था? संगराना। शुरुआत हुई। फिर है आहार्य विसाया। आहार्य विनसाया। तो आहार्य विनसाया जो स्थानीय प्रशासन था, इसका जिला प्रशासनिक प्रमुखों को आहार्य विषया कहा जाता था। इसके जो प्रमुख थे, इनके जो स्थानीय प्रमुख थे, इनको क्या कहा गया? आहार्य विषया कहा गया। प्रादेशिका प्रांतीय गवर्नर या जिला मजिस्ट्रेट कहलाते थे। अगला है चक्र। नेक्स्ट है चक्र। चक्र, प्रांत को ही चक्र कहा जाता था, और चक्र का प्रमुख राज्यपाल, जिसे राष्ट्रपाल या कुमार कहा गया, ये क्या करते थे? इसकी अध्यक्षता करते थे। इनके अंडर में जो ये चक्र का जो स्थानीय था, इनके अंडर में आता था। अगला है स्थानिका। प्रादेशिकों के अंतर्गत कार्यरत कर संग्राहक, जिसे किस नाम से जाना गया? स्थानिका के नाम से जाना गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। जो अगला है उसे कहा गया दुर्गपाल। स्थानीय प्रशासन में अगला है दुर्गपाल। दुर्गपाल। दुर्गपाल की बात करें तो किलों के राज्यपाल, जिन्हें दुर्गपाल कहा गया, जो किलों की क्या करते थे? देख रेख करते थे। किलों की देख रेख करते थे, और किलों का जो राज्यपाल था, उसे दुर्गपाल के नाम से जाना गया है। क्लियर है? फिर अगले हैं अंतपाल। अंतपाल का कार्य क्या था? तो जो सीमाओं के राज्यपाल थे, उन्हें अंतपाल कहा गया। सीमाओं की रक्षा करना, देख रेख करने वाला जो अधिकारी था, उसे अंतपाल कहा गया। अब मैं एक बार फिर से एक शब्द बोलूंगा, महालेखाकार। तो महालेखाकार को मौर्य साम्राज्य में किस नाम से जाना गया, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, महालेखाकार जो होते थे, जो अधिकारी था, तो अधिकारी का नाम क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला है लिपिकार। लिपिकार, लिपिकार सभी जानते हैं, स्क्राइबर, जो स्क्राइब करता है, मतलब एक व्यक्ति जिसका काम दस्तावेजों की प्रतियां लिखना था, इसे क्या कहा गया? लिपिकार कहा गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी बटा हुआ था। इसके कौन कौन से अधिकारी थे, ये मैंने आपको पूरी तरह एक एक अधिकारी का नाम मैंने बता दिया। अगर आप अगला बात करेंगे नगर निगम या प्रशासन की, तो मेगिस्थनीज इंडिका में स्टेनोमोई, जो एक नगर पालिका परिषद का उल्लेख किया गया है, उसमें 30 सदस्य शामिल थे, जो 5 सदस्यों के साथ 6 उप समितियों में विभाजित। प्रत्येक उप समिति ने शहर प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की क्या की? देखभाल की, और पाटलिपुत्र के प्रशासन की देखभाल करने वाले 5 क्या थे? सदस्य थे, जिनमें था पहला कर बोर्ड, दूसरा भार और माप का बोर्ड, तीसरा था विनिर्मित वस्तुओं का बोर्ड, चौथा हस्तशिल्प और उद्योग बोर्ड, 5वां विदेशियों का बोर्ड, और 6वां जनगणना बोर्ड। वीडियो को रोक करके आप उसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नगर निगम के जो प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी थे, नगर निगम, जिनमें पहला था नागरिक।
क्या था पहला? नागरिक। यहां पे लिख देता हूं मैं, ये नगर निगम के अधिकारी हैं, नोट कर लेना आप लोग, नगर निगम के अधिकारी। पहला क्या था? नागरिक। नागरिक का जो काम था वो शहर प्रशासन का प्रभारी था, शहर की देखभाल वो करता था। ठीक है, फिर अगला है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष नाम से समझ में आ रहा, कृषि। ठीक है, तो कृषि पर्यवेक्षक क्या कहलाया? सीता अध्यक्ष कहलाया। फिर है समस्त अध्यक्ष। समस्त अध्यक्ष, ये समस्त अध्यक्ष यहां भी लिखा हुआ है, और समस्त अध्यक्ष मैंने बताया था कि जो बाजार अधीक्षक है उसे समस्त अध्यक्ष के नाम से जाना गया है। फिर है नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष मतलब जो जहाजों के अधीक्षक थे उन्हें नवाध्यक्ष कहा गया। शुल्क अध्यक्ष, सीमा शुल्क मतलब जो टोल वसूलने का अधिकारी था उसे क्या कहा गया है? जो टोल कलेक्टर कहलाया उसे शुल्क अध्यक्ष कहा गया। फिर है लोह अध्यक्ष। लोह अध्यक्ष, लोह अध्यक्ष मतलब जो लौह अधीक्षक था। फिर है अकराध्यक्ष। अकराध्यक्ष, अकराध्यक्ष है जो खदानों का अधिकारी था, खान अधीक्षक था। फिर है पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष यहां लिख देता हूं मैं, पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष का कार्य था वजन और माप का जो है इसको देखभाल करना होता था, मतलब वजन और माप के अधीक्षक का नाम क्या था? पौतवाध्यक्ष था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मौर्य प्रशासन में बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे सैन्य प्रशासन की। तो सैन्य प्रशासन की बात करें तो पूरी सेना का जो कमांडर इन चीफ, सेनापति को कहा जाता था। इनकी स्थिति सम्राट के बगल में थी, उसे सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था। सेना का जो वेतन था वो नगद में दिया जाता था। प्लिनी है, इनके अनुसार चंद्रगुप्त ने लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथियों को जो है ये उन्होंने क्या किया? सेना में बनाए रखा। मेगास्थनीज इंडिका, इसमें एक युद्ध परिषद का उल्लेख है जिसमें 30 सदस्य शामिल थे जो सेना के 6 शाखाओं को नियंत्रित करने के लिए 5 सदस्यों के 6 बोर्डों में विभाजित थे। सेनापति के अधीन सेना की प्रमुख शाखाएं थी, उनमें जो है शाखाओं में क्या था? जैसे पैदल सेना थी, पैदल सेना, तो उसमें पैदल सेना के जो अध्यक्ष थे उन्हें क्या कहा गया? पद अध्यक्ष। पैदल सेना के अधिकारी को क्या कहा गया? पद अध्यक्ष। फिर है अश्वारोही सेना। अश्वारोही सेना, अश्वारोही का सेना का जो अधिकारी था उसे क्या कहा गया? अध्यक्ष था, उसे अश्वाध्यक्ष पुकारा गया, कहा गया। ठीक है, हाथी सेना का जो अधिकारी था उसे हस्त अध्यक्ष के नाम से जाना गया। ठीक है, पैदल सेना का पदाध्यक्ष, अश्वारोही सेना का स्वाध्यक्ष, हाथी सेना का अधिकारी हस्ताध्यक्ष, रथ सेना का अधिकारी, रथ सेना का जो अधिकारी था उसे राजाध्यक्ष कहा गया। क्या कहा गया है? राजाध्यक्ष कहा गया है। और नौसेना का जो अधिकारी था, अध्यक्ष था, उसे नवाध्यक्ष कहा गया। क्लियर है? और जो शस्त्रवार या हथियार जहां पे रखे जाते थे उनका जो अधिकारी था उसे आयुध गाराध्यक्ष के नाम से जाना गया, जिसने शस्त्र की देखभाल की है। तो इस तरीके से यहाँ पे सैन्य शाखा और उनके प्रमुखों का चुनाव किया गया था। मौर्य काल में जेल को बंधनगार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यह चरक नामक हवालात से अलग था। महामात्य सर्प ने गुढ़ा पुरुषों मतलब गुप्त एजेंटों को, जासूसों को उन्होंने क्या किया है? नियंत्रित किया है। जो एजेंटों का जो हेड होता था उसे महामत्य सर्प कहा जाता था, जो अध्यक्ष कहलाया। और गुप्त एजेंटों को क्या कहा गया है? गुढ़ा पुरुषों। जो ये अधिकारी हुए या जो सदस्य हुए, जो कार्य करते थे एजेंट, उनको गुढ़ा पुरुषों कहा जाता था। इनका हेड होता था महामत
सर्प, महामत्यप सर्प। और जेल को किस नाम से जाना गया? बंधनघर के नाम से जाना गया। और गुप्त एजेंट दो प्रकार के होते थे, एक थे संस्थान, मतलब वो स्थिर थे, और एक थे संचारी, जो क्या कर रहे थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गुप्तचर की तरह यहां वहां भटकते थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे राजस्व प्रशासन की। राजस्व प्रशासन की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र के जो आसपास का उपजाऊ गंगा क्षेत्र में बलि, भाग, शुल्क, कर जैसे विभिन्न प्रकार के कर वसूले गए। शुल्क का मतलब है शहरों में बिक्री कर, निष्क्रमण का मतलब है निर्यात शुल्क, वर्तनी का मतलब है सड़क उपकर, पिंडकार गांवों द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक निश्चित आवागमन टैक्स, प्रणय इमरजेंसी टैक्स, सेना भक्तम मतलब सेना द्वारा जिस क्षेत्र पर बैठ गए तो सेना क्या कर सकती थी, सेना जो है वहां पर दंडात्मक कर जो है लगाती थी, मतलब सेना की भक्ति आपको करनी होगी। सेना अगर जिस रास्ते से गुजर रही है, अगर किसी गांव में डेरा डाल लिया तो गांव की जिम्मेदारी बनती थी, खाना पीना सोने की व्यवस्था उनकी गांव के लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक कर था। फिर एक कर है श्रम में देवष्टि, मतलब कर जिसमें जबरन जो है श्रम कराया जाता था। बलि एक धार्मिक श्रद्धांजलि कर था। सीता शाही भूमि की आय जो होती थी, जो टैक्स वसूला जाता था, उसे सीता के नाम से जाना गया। क्लियर है? रुक्मिणीदेवी अभिलेख अशोक का एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो कराधान का सटीक जानकारी देता है। शिलालेख में यह कहा गया कि अशोक ने बुद्ध के पवित्र जन्म स्थान के लोगों को रियायत के रूप में भाग अर्थात मिट्टी की उपज की मात्रा को छठे से घटाकर 8 मतलब 8 भगिया 8वां भाग कर दिया था। अशोक के ही सौगौरा शिलालेख से जानकारी मिली कि अकाल से लड़ने के लिए 2 अनाज डिपो अर्थात कोषागार क्या किया गया था, लोगों को प्रदान किया गया था। महास्थान शिलालेख में जानकारी मिली कि अकाल के दौरान जरूरतमंदों को जो दिया जाने वाला जो खाद्य पदार्थ था, अनाज था, वो धान दिया गया था, मतलब चावल दिया गया था। कई जगहों पर कर लगाया गया था और कई ऐसे गांव थे जहां पे जो है कर से छूट दी गई थी, जिनमें था परिहारक। परिहारक ऐसा गांव कहलाया जिसे कराधान से छूट दी गई थी। दूसरा था अयोध्या, ऐसा गांव जो कर के बजाय सैनिकों की आपूर्ति करता था। तीसरा था कुपिया, ऐसा गांव जो अनाज, मवेशी, सोना या कच्चे माल के रूप में अपने करों का भुगतान करते थे। जो टोलों का संग्रहण था वो पाण्यध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, कोष्ठकाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष और शुल्काध्यक्ष जैसे अधिकारियों के माध्यम से किया गया था। ठीक है, और ये सभी किसके लिए काम करते थे? तो समहर्थ के तहत ये काम करते थे। राजस्व ने अपना राजस्व 7 प्रमुख मतलब आयस रीरा बोला गया है, जो मुख्य प्रमुखों से क्या किया गया, प्राप्त किया गया। पहला था दुर्ग, जो किलेबंद शहर था, वहां जो लोग रहते थे तो इनकी जो सेफ्टी थी, तो सेफ्टी के बदले में क्या किया जाता था, ज्यादा उनसे कर लिया जाता था। राष्ट्र, खानी, सेतु, वन, ब्रज और वनिक पथ। सेतु का मतलब इमारतें और उद्याने, वन का मतलब जंगल, ब्रज का मतलब मवेशियों के झुंड, वनिक पथ मतलब यातायात की सड़कें। अगला बार हम बात करेंगे न्यायिक प्रशासन की। न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन की बात करें तो जो सम्राट है या राजा, वो सर्वोच्च अपीलीय अधिकारी था। उसके नीचे जो अधिकारी रहे हैं उनमें था मुख्य न्यायाधीश, जिसे व्यवहारिक या धर्मकारिणी के नाम से जाना गया। नगर न्यायाधीश, जिन्हें नगर व्यवहार मत्तार या पौर व्यवहार मत्तार के नाम से जाना गया। ये थोड़ा सा वीडियो को आप रोक करके देखेंगे, आप उनको कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ऐसे जो शब्द हैं वो आपको भूल जाएंगे। आपको 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें सब कुछ याद हो जाएंगी, फिर भी भूलेंगी, फिर पढ़ना है, फिर याद हो जाएंगी। ठीक है, तो नगर व्यवहार मत्तार या पौर व्यवहार मत्तार, जिसे नगर न्यायाधीश के नाम से जाना गया, ये न्यायिक प्रशासन के हिस्सा थे। रज्जुका, इन्होंने क्या किया, प्रांतीय स्तर पर अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया है। ग्राम स्तर पर ग्रामीण न्यायिक शक्तियों का इन्होंने प्रयोग किया है।
अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालय का उल्लेख है। एक है धर्मस्थीय जिसे सिविल न्यायालय, और कंटक शोधन जिसे आपराधिक अदालतें बताया गया है। विदेशियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत भी बनाई गई थी। अर्थशास्त्र में कानून के निम्नलिखित क्या किए गए हैं, 4 स्रोतों के बारे में बताया गया। पहला धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरित्र, चौथा राजशासन। धर्म मतलब धर्मशास्त्र संबंधित, व्यवहार मतलब जो मौजूदा कानून था उससे संबंधित, चरित्र मतलब रीति रिवाज और मिसालों से संबंधित, राजशासन मतलब शाही आदेश जो उनके बीच संघर्ष के मामले पर धर्म पर हावी होते थे। किसी के अपराध या निर्दोषता को साबित करने के लिए परीक्षण भी किए गए थे, ट्राई अगेन लेटर, और दंड संहिता बहुत कठोर थी। 40 से कम पण की चोरी के लिए विच्छेदन, 40 से अधिक पण की चोरी, सिंचाई परियोजनाओं को नुकसान, कर चोरी, कारीगरों को नुकसान, इसके लिए क्या गया था, मौत की सजा सुनाई जाती थी। मतलब अगर आपने छोटे मोटे चोरियां की हैं तो आपका हाथ, पैर, नाक, कान, नाक फोड़ दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इससे बड़ा अगर आपने अपराध कर दिया तो सीधे आपको मौत की सजा दी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य की। तो यहाँ पर जो राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत क्या था, तो राजस्व जो है यहाँ महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। इसमें 18 मुख्य हस्तशिल्प की श्रेणी नामक मंडलियों में इसे क्या किया गया था, बनाया गया था, आयोजित किया गया था। प्रत्येक श्रेणी अपने अध्यक्ष के अधीन था जिसे प्रमुख कहा जाता था और फौरी मुख्य जेठा कहा जाता था। सोचिए, व्यापार को व्यापारी मंडलों, संघों और श्रेणियों में आयोजित किया गया था। पूर्वी तट पर ताम्लुक जिसे हम ताम्रलिप्ति बोलते हैं, और पश्चिमी तट पर ब्रोच और सोपारा उस समय भारत के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह थे। ताम्रलिप्ति और ब्रोच और सोपारा, अर्थात ताम्लुक, याद रखिएगा दोनों नाम, ताम्लुक ही ताम्रलिप्ति है। मंडलियों को 2 श्रेणियों के किराए के श्रमिकों को नियुक्त करना पड़ा है यहाँ पर। तो मंडलियों को क्या किया जाता था, किराए के श्रमिकों को लगाया जाता था। तो 2 प्रकार से थे, नियमित मजदूरी पर कर्मकार्य भृतक और दूसरे दास जो गुलाम थे, इनको क्या किया जाता था, पैसा देकर के काम कराया जाता था, जो कि फिक्स नहीं था, जब काम करोगे तब पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया गया है, व्यापार और वाणिज्य को संभाला गया है। अगला है सिक्के और मुद्रे। तो सिक्के मुद्रे की बात हम करें तो आहट चांदी के सिक्के जिन पर मोर के प्रतीक होते थे, और पहाड़ी और अर्धचंद्र जिसे फण कहा जाता है। ठीक है, मौर्यों ने शाही मुद्रा का भी क्या किया है, गठन किया है। तो इनके जो आहट चांदी के सिक्के थे उनको मोर का प्रतीक था। मौर्यों का एक खासियत है कि इनके सिक्कों पे मोर का प्रतीक हुआ, पहाड़ी और अर्धचंद्र बनाया गया जिसे क्या कहा गया, फण कहा गया। ये शाही मुद्रा का इनका प्रतीक रहा है। दूसरा है ताम्र मासक, ये टोकन मुद्रा थी, और मासक के चौथाई टुकड़ों को काकड़ी कहा जाता था। याद रखिएगा, जो ताम्र मासक था उसका जो चौथाई टुकड़ा था उसे काकड़ी कहा गया। तावत के आहट सिक्के दुर्लभ थे, मतलब बहुत ज्यादा महंगे थे, उनका यूज कर पाना सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए ही संभव रहा है, गरीबों के लिए संभव नहीं था। पैसे का उपयोग न केवल व्यापार के लिए किया गया, ये जो है पैसों का उपयोग सरकार ने अपने अधिकारियों को नगद में भुगतान भी किया है। ठीक है, अर्थशास्त्र का तात्पर्य सिक्के के प्रभारी, जो अर्थशास्त्र से जानकारी मिलेगी, जो सिक्के के प्रभारी थे, देख रेख करने वाले, उनमें सुवर्णाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष और रूप दर्शक थे, जो क्या किया, उन्होंने सिक्कों के प्रभार के रूप में जो है उसको कार्य किया। अब बात हम करेंगे मौर्य समाज की। तो मौर्य समाज में समाज का जो आधार था, तो मौर्य समाज वर्ण पर आधारित था, जाति पर आधारित था। बौद्ध साहित्य में 4 जातियों का उल्लेख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वर्ण के बाहर 15 हीना जातियों का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है, जिसमें निषाद और चांडाल ये प्रमुख है। मेगिस्थनीज की बात करें अगर हम, तो मेगिस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्ग में विभाजित किया गया। दार्शनिक, किसान, चरवाहा, कारीगर, व्यापारी, सैनिक, ओवरसियर और पार्षद। तो मेगिस्थनीज के अनुसार 7 वर्ग विभाजित थे। बात करें हम इस समाज में तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो मौर्य समाज में महिलाओं ने लगभग अपेक्षाकृत सम्मान जो है अपना स्थान बनाया है। इन्हें पुनर्निर्वाह बोल रहा हूं, इन्हें
पुनर्विवाह और नियोग का अधिकार नहीं था। अगर पति मर गया तो दोबारा शादी नहीं की जा सकती है, नियोग वगैरह यहाँ पर नहीं हुआ है। इन्हें अपने पति की पूर्व अनुमति के बिना बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी, बिना पति पूछे बाहर नहीं जा सकती। इससे उलट क्या हो रहा है कि कौटिल्य जो चाणक्य, उन्होंने तलाक को मोक्ष माना है। अगर इंसान तलाक ले लिया तो जाकर के वो भगवान के पास स्वर्ग में बैठ गया, मोक्ष मिल गया। मोक्ष इंसान से वही जमीन पर, पृथ्वी पर ही अगर उसने तलाक ले लिया तो पत्नी की किसी से बच गया और आनंदमय जीवन जी रहा है। तो कौटिल्य का कहना था कि पति पत्नी दोनों को तलाक लेने का अधिकार है। कौटिल्य ने स्त्रियों को अनिष्कासनी और असूर्य पंसय माना। महिलाओं की जो है कुछ अन्य श्रेणियां भी रही हैं, जिनमें गणिका और सार्वजनिक महिलाएं थी। इस वर्ग में जो अभिनेत्री, नर्तकी, संगीतकार और अन्य कलाकार शामिल थे, इन्हें राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। गणिका या सार्वजनिक महिलाएं कहलाई। ठीक है, अगला है रूपा जीवा। इन्हें स्वतंत्र वैश्यावृत्ति की अनुमति थी। ये वैश्यावृत्ति के साथ साथ राज्यों को क्या करती थी, भुगतान कर, जो पैसा आता था उसे राज्यों को कर का भुगतान करती थी। उनका खुद का अपना संगठन था और जो इसका प्रमुख था उसे जो है बंधिक पोषक के नाम से जाना जाता था। तो रूप जीवा का जो हेड था, इसे बंधिक पोषक के नाम से जाना गया। महिलाओं की अन्य श्रेणी की बात करें तो पेयशाल रूप, मतलब जहां पे महिलाएं क्या करती थी, लोगों को शराब परोसती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ये राज्य के दक्षिण की क्षेत्र की ओर रहती थी। ठीक है, फिर है चंडिका। चंडिका मतलब अंगरक्षक। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगिस्थनीज की इंडिका, दोनों में यह बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो महिलाएं अंगरक्षक रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम दासता की। तो मेगिस्थनीज ने कहा था कि भारत में दासता मौजूद नहीं थी, और ये चीज साबित भी नहीं हुआ ऐतिहासिक तथ्यों से, है ना, क्योंकि दास अस्तित्व में रहे हैं। क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कानून पर अपनी तीसरी जो पुस्तक लिखी, इसमें दासों पर 13वें अध्याय में बताया गया है कि यहाँ पे दास प्रथा रही है। और कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के दास थे। उनके अनुसार आर्य किसी भी हालत में गुलाम नहीं हो सकते थे, केवल मलेचा और अनार्यों को ही गुलाम बनाया जा सकता था। बात करेंगे अंधविश्वास की। तो अंधविश्वास तो एक है कौटिल्य अर्थशास्त्र में ही, जो उनकी 14वीं पुस्तक है, जिसका नाम है औपनिषादिक। औपनिषादिक इसमें बताया गया, इसमें कई संस्कारों और प्रथाओं का वर्णन किया गया। इसमें चमत्कारी प्रभाव का भी बताया गया है, कैसे जो है जादू टोना ये वो किया जाता है। तो ये अंधविश्वास पे विश्वास करते थे। अब लोग बात करेंगे मौर्य कला की। तो मौर्य कला, पॉटरी द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मौर्य साम्राज्य दौरान आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मिट्टी का बर्तन था, मिट्टी का तो एक प्रकार था। प्रतिमाएं जो है देशनगर में एक महिला की प्रतिमा, पटना में मूर्ति और धौली में हाथी की मूर्ति कब मिली, मौर्य काल के दौरान एक अत्याधुनिक मूर्ति का क्या करती है, खुलासा करती है। कन्नागन हल्दी में अशोक के पत्थर का चित्र मिला है। ब्राह्मी अक्षरों में एक शिलालेख रण्यो अशोक, जिसमें राजा अशोक बताया गया है, यहाँ पे पाया गया है। सारनाथ की शेर की राजधानी, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, है ना, कि शेर की राजधानी के डिजाइन से लिया गया है। इसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 2050 को आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते के साथ अपनाया भी गया। और सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, याद बताइए, मैंने बताया था पुराने वीडियो में, मुंडकोपनिषद से लिया गया। क्या सत्यमेव जयते कब इसे अपनाया गया आदर्श वाक्य रूप में, 26 जनवरी 1950 को। इसका अनुवाद क्या है, अर्थात ये है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। शेर एक बेलनाकार अबेकस के ऊपर बैठते हैं, जो उच्च स्थिति में बने घोड़े, एक बैल और एक शेर और एक हाथी के प्रतिनिधित्व से सजा हुआ है। 24 तीनी अशोक चक्र, धर्म चक्र जिसे कहता पहिया। तो जानवरों को हस्तक्षेप चक्र 24 तीनियों वाले द्वारा अलग किया जाता है। चक्र को राष्ट्रीय ध्वज पर क्या किया जाता है, रखा गया है, प्रतिनिधित्व मिला है। अब बात हम करेंगे मौर्य साम्राज्य के विघटन की, मौर्य साम्राज्य के पतन की। तो मौर्य शासन भारत के शाही सरकार में पहला प्रयोग था। मौर्यों का शाही अधिकार अशोक 232 ईसा पूर्व की मृत्यु के साथ कमजोर होने लगा और 180 ईसा पूर्व आते आते पूरी तरह से क्या हो गया, ढह गया। तो कारण क्या है गिरावट के, पहले हैं अशोक के उत्तराधिकारी, लिख दो, देख लेना, लिख देता हूं। पहला कारण है अशोक के उत्तराधिकारी।
उत्तराधिकारी। अशोक के उत्तराधिकारी जो है, अशोक के बाद जो है साम्राज्य की तरह खंडित हो गया, शासकों का एक त्वरित उत्तराधिकार हुआ, राजाओं के त्वरित उत्तराधिकार ने इसे मुश्किल बना दिया, क्योंकि कोई भी शासक वास्तव में ठहर नहीं सकता था और चीजों को नियंत्रण में नहीं कर सका। इसने प्रशासन पर शाही नियंत्रण को क्या किया, इसने कमजोर कर दिया। तो पहला कारण है अशोक के उत्तराधिकारी। दूसरा हम बात करें तो धम्म की नीति क्या आ गई, सवालों के घेरे में आ गई। दूसरा है धम्म की नीति सवालों के घेरे में आ गई, घेरे में आ गई। कैसे आ गई सवालों के घेरे में? तो अशोक के व्यक्तिगत प्रोत्साहन के बावजूद इनके जो उत्तराधिकारी थे धम्म को उसी तरह का महत्व नहीं दिया जैसा अशोक ने दिया था। धम्म के राजनीतिक महत्व की एक और संबंधित विशेषता, राज्य के अधिकारियों के एक बड़े निकाय का अस्तित्व था जिसे धम्म महामत्ता कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वे अशोक के शासन काल के उत्तरार्ध के दौरान बहुत शक्तिशाली और दमनकारी हो गया। मतलब धम्म जो माना जाता था, धम्म को उन्होंने धम्म कर दिया, गिरा दिया। धम्म से धर्म बना और उन्होंने बाद में धम्म से उनको नीचे जो है गिरा दिया। इस तरह से जो है ये एक प्रकार से मौर्यों की जो साम्राज्य था उसको पतन की ओर ले गए। अगला है नौकरशाही का कमजोर होना। सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट यही होता है, नौकरशाही का कमजोर होना। नौकरशाही का कमजोर होना। मौर्य नौकरशाही का सामाजिक आधार दबाव और तनाव में था, जिसके परिणाम स्वरूप एक अच्छा प्रशासन सामान्य रूप से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ था। ठीक है, अगला है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्याओं की बात करें तो मौर्य नौकरशाही का सामाजिक आधार दबाव और तनाव में था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो नौकरशाही आर्थिक समस्या की हम बात करें तो जो बाद के मौर्य शासक थे इनको जिम्मेदार ठहराया गया। क्यों? क्योंकि आहत सिक्कों की घटती चांदी की सामग्री जो है धीरे धीरे खत्म हुई और मौर्यों में गिरावट वास्तव में क्या हुआ, एक खजाने की जो है जरूरतें लोगों की पूरा नहीं कर पाई, इससे आर्थिक समस्या हुई और अंत में जो है ये पतन का कारण बनता है। और एक कारण ये भी है कि मौर्य काल के बाद स्थानीय राजनीति का विकास हुआ और मौर्यों के राजनीतिक पतन ने कई स्थानीय शक्तियों के उदय की स्थिति को पैदा कर दी। इन सब कारणों से मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। हमने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ के ही सेनापति ने उसको मार करके जो ब्राह्मण वंशीय शुंग वंश की क्या करता है, वो स्थापना करता है। तो यहीं से मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है और मौर्य साम्राज्य को लगभग 2 घंटे का जो है समय लगता है पढ़ने में। जब मैं बोल करके पढ़ा रहा हूं, जब आप लिखोगे तो कम से कम 3, साढ़े 3, 4 घंटे लगने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत आए। एग्जाम में आपके लिए जो है मैंने सब कुछ बता दिया है, छोटी सी छोटी चीजें आप उसको बढ़िया से रोक कर वीडियो को देख सकते हो। फिर से बोलूंगा, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी जो है पीएससी की शुरू होने वाली है बहुत जल्दी ही। वनडे की क्लासेस चल रही हैं 2026 कांस्टेबल को टारगेट को लेकर के, जिसकी क्लासेस सुबह 7 से 9 होती हैं और शाम को 4 से 7 होती हैं। एमपीपीएससी की क्लासेस जल्दी लॉन्च करने वाले हैं 2-4 दिन के अंदर और उसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 4 से 7। तो आप अगर ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हो तो आप आकर के जो है एडमिशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा करके एडमिशन ले करके क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।